बैटल टू द हेवेंस गॉड, रेगिस्तान की गहराइयों में स्थित मेडुसा मंदिर, जहां समय ठहर जाता है और हर सांस के साथ मृत्यु की आहट गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द फ्लेम एम्परर की गॉड वर्ल्ड्स में, एक ऐसा स्थान जहां बाहर निकलने का रास्ता कई सालों से बंद है, जहां हजारों कंकाल सिर्फ अवशेष नहीं बल्कि चेतावनी है। और फिर एक मूर्ति, पत्थर की, लेकिन उसकी आंखों में जीवित विनाश। एक छोटी सी चूक, एक ज्वाला का स्पर्श, और सोई हुई रानी जाग उठती है। 10 रंगों की शक्ति आकाश और पृथ्वी को झुका देती है। एक ठंडी आवाज गूंजती है, शियाओ यान कहाँ है? ये प्रश्न नहीं, ये आदेश है। अब ये मंदिर खजाने का स्थान नहीं रहा, ये शिकारगाह बन चुका है और रानी मेडुसा बाहर आ चुकी है। अब जो शुरू होगा वो सिर्फ युद्ध नहीं, वो है ज्वाला सम्राट के भाग्य की अग्नि परीक्षा। जिस स्थान पर कुछ समय पहले ही शियाओ यान और रक्तदानव दूत के ऊर्जा क्लोन के बीच आकाश को चीर देने वाला युद्ध हुआ था, उस स्थान से बहुत अधिक दूरी पर नहीं, रेत, मौन और मृत्यु के बीच मेडुसा मंदिर खड़ा था। यह कोई साधारण मंदिर नहीं था। ये ऐसा लग रहा था मानो समय स्वयं यहां आकर ठहर गया हो। हवा तक भारी थी, रेत के कणों में भी एक अदृश्य हत्या का इरादा समाया हुआ था। हर सांस के साथ ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई प्राचीन सत्ता धीरे धीरे जाग रही हो। अनजाना कारावास। ये क्या जगह है? रेत से भरी हवा में एक कर्कश और ठंडी आवाज गूंजी। हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? ये आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं थी। ये आवाज थी जुआनलिंग शाही परिवार के वर्तमान राजा की। उसका चेहरा कठोर था, आंखों में सत्ता की चमक थी, लेकिन इस समय उसकी आवाज में भी अनिश्चितता छिपी थी। जल्दबाजी मत करो। बगल में खड़ा येमो शांत लेकिन भारी स्वर में बोला, ये मेडुसा मंदिर वैसा नहीं है जैसा बाहर से दिखता है। हम काफी समय से यहां हैं और फिर भी हमें कुछ भी वास्तविक नहीं मिला। उसकी आंखें चारों ओर फैले सर्पलिपि से ढके पत्थरों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। मेरा सुझाव है, हम पीछे हटें और अगली चाल सोच समझ कर चलें। हजारों कंकाल और शून्य उत्तर। येमो के शब्दों में डर नहीं था, बल्कि अनुभव था, क्योंकि वे तीनों जानते थे इस मंदिर में उन्होंने क्या देखा था। सोना, चांदी, रत्न और हजारों कंकाल, इतनी संख्या में कि लगता था मानो पूरा इतिहास यहां मरकर जमा हो गया हो। लेकिन मेडुसा वंश, 7 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर, या कोई जीवित प्रहरी? कुछ भी नहीं, सिर्फ सन्नाटा, समय का भ्रम, बकवास। जुआनलिंग राजा की आभा अचानक उफान पर आ गई। हम इतनी दूर आए हैं, इतनी आसानी से पीछे नहीं हट सकते। उसकी शक्ति फैलते ही मंदिर की दीवारें हल्की सी कांप उठीं। तभी चलते हुए येमो अचानक रुक गया। उसकी आवाज अब गहरी और गंभीर थी। राजा, क्या आपको एहसास नहीं हुआ? बहुत देर से एक ही जगह पर घूम रहे हैं। मुझे डर है, उसने धीरे से कहा। यहां बिताए गए समय को कई साल बीत चुके हैं। कई साल? ये सुनते ही जुआनलिंग राजा की सांस अटक गई। उसने अनजाने में मुट्ठी भींच ली। ये असंभव है, क्योंकि वह जानता था यदि वास्तव में इतने वर्ष बीत चुके होते तो यहां कुछ न कुछ अवश्य बदलता। लेकिन नहीं, मंदिर वैसा ही था, रेत वैसी ही थी, और मौन और भी गहरा हो गया था। अदृश्य प्रतिबंध। और भी एक बात है, येमो की आंखों में अब भय साफ दिख रहा था। इस पूरे मेडुसा मंदिर पर अत्यंत शक्तिशाली प्रतिबंध है, इतने शक्तिशाली कि शायद एक डोजियान भी इन्हें पार न कर सके। ये कोई अनुमान नहीं था, ये अनुभव था। उन्होंने कोशिश की थी, हर संभव तरीका अपनाया था, और हर बार
अदृश्य दीवार ने उन्हें लौटा दिया था। मूर्ति जो जीवित थी। तभी जुआनलिंग राजा की नजर एक मूर्ति पर पड़ी। मेडुसा की मूर्ति। वो सुंदर थी, भयानक थी और अजीब तरह से जीवित लग रही थी। उसकी आंखें धंसी हुई थी, लेकिन उनमें एक ऐसी चमक थी जो मूर्ति में नहीं होनी चाहिए। राजा का हृदय जोर से धड़क उठा। यही है। उसकी आवाज धीमी लेकिन निश्चित थी। हमारी कैद का कारण यही मूर्ति है। ज्वाला का स्पर्श। उसकी हथेली में एक चमकदार ज्वाला शक्ति सघन हुई। जाओ। जैसे ही वो ज्वाला मेडुसा की मूर्ति को छूती है, फू, मूर्ति ऐसे गायब हो जाती है, मानो कभी थी ही नहीं। राजा स्तब्ध रह गया, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हुआ कि उसी क्षण मूर्ति के भीतर कुछ जाग उठा था। मंदिर के भीतर एक और संसार। मेडुसा मंदिर के गहन अंतरिक्ष में एक विशाल आकाश निगलने वाला अजगर धीरे धीरे कुंडली मारे हुए था। उसके शरीर पर 10 रंगों की शक्ति धीमी लेकिन भयावह लहरों में बह रही थी। और उसके सामने आकाश में एक सुंदर आकृति तैर रही थी। जागरण। मैंने नहीं सोचा था। अजगर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि हम दोनों सफल हो जाएंगे। अगले ही क्षण उस सुंदर आकृति से 10 रंगों की शक्ति फूट पड़ी। पूरा स्थान कांप उठा। वह जाग रही है। रानी मेडुसा। आकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उन आंखों में दया नहीं थी, करुणा नहीं थी, सिर्फ प्रलय। लिटिल टेन। उसकी आवाज ठंडी थी, लेकिन उसमें हल्की सी घबराहट थी। चलो, मैं उसकी आभा महसूस कर सकती हूं। वो खतरे में है। प्रलय का प्रहार। और फिर धड़ाम। 10 रंगों की शक्ति आकाश से धरती तक फट पड़ी। मेडुसा मंदिर अब मंदिर नहीं रहा। वह युद्ध भूमि बन चुका था। एक ही प्रश्न, शियाओ यान कहाँ है? ये प्रश्न जब हवा में गूंजा तो स्वर्ग भी झुक गया। जैसे ही उस रहस्यमयी आकृति ने सीलबंद मेडुसा मंदिर के द्वार पर पैर मारा, एक गूंजती हुई धमक के साथ पूरा मंदिर कांप उठा। पत्थर की दीवारें दरक गई और सदियों से बंद मार्ग अचानक खुल गया, मानो किसी ने समय की जमी हुई परत को तोड़ दिया हो। उसी क्षण जुआनमिंग को काई लिन ने बिना किसी चेतावनी के सीधी लात मारी। उसका शरीर हवा में उछलकर दूर जा गिरा और चेतना उसी पल बुझ गई। धिक्कार है। राजा जुआनलिंग ने दांत पीसते हुए सिर उठाया और उस आकृति को घूरने लगा। उसके सामने खड़ी वो स्त्री पूरी तरह 10 रंगों की शक्ति से ढकी हुई थी। वो शक्ति इतनी घनी और रहस्यमयी थी कि उसकी आंखें, उसका चेहरा, यहां तक कि उसकी आभा का मूल स्वरूप भी पहचान में नहीं आ रहा था। राजा ने अपनी आत्मिक शक्ति से जांच करने की कोशिश की, पर हर प्रयास उसी 10 रंगों की दीवार से टकराकर बिखर गया। 10 रंगों की शक्ति से एक तीखी, अलगावकारी आभा फूटी, जिसने पूरे क्षेत्र को जैसे काट दिया। क्या ये 7 रंगों वाला अजगर है? राजा जुआनलिंग के मन में शंका उभरी। लेकिन इसके चारों ओर ये 10 रंगों की शक्ति, इनमें तो असंख्य गुण समाये हुए हैं। जुआनमिंग। ये मौका दिल बैठ गया। वो तुरंत बेहोश पड़े जुआनमिंग की ओर दौड़ा। राजा जुआनलिंग भी अब और रुक न सका और मेडुसा मंदिर से पीछे हटते हुए उसके पास पहुंच गया। काई लिन और 10 रंगों वाला आकाश निगलने वाला अजगर मंदिर के भीतर ही ठहरे रहे। उन्होंने ठंडे और शांत भाव से राजा जुआनलिंग और उसके लोगों को भागते हुए देखा, मानो अभी उनका पीछा करने की कोई आवश्यकता ही न हो। अब हम क्या करें? 10 रंगों वाले अजगर ने धीमे स्वर में पूछा। उसकी आवाज में सम्मान था, क्योंकि वो जानता था कि इस समय निर्णय काई लिन का ही सर्वोपरि है। नहीं, काई लिन की आवाज में दुर्लभ हठ था। मुझे पहले उसे बचाना होगा। अजगर कुछ कह पाता,
उससे पहले ही उसकी दृष्टि मंदिर के एक कोने पर पड़ी। वहां तांग तांग और ब्लड ब्लेड मर्सिनरी ग्रुप के लोग छिपे हुए थे। उसकी आंखों में क्रोध की चमक दौड़ी और वो तुरंत उनकी ओर झपटा। घुसपैठिए। अगले ही पल उसकी दमनकारी शक्ति तांग तांग पर टूट पड़ी। उसके घुटने जमीन में धंस गए, लेकिन वो गिरी नहीं। मर जा। अजगर की दहाड़ मंदिर में गूंज उठी। मेडुसा वंश और जुआन लिंग शाही परिवार के बीच की पुरानी दुश्मनी उसकी चेतना में साफ उभर आई थी। तांग तांग ने दांत भींच लिए। तुम लोग पहले जाओ। नहीं, स्कारफेस और उसके साथी एक साथ चिल्लाए। हम साथ आए हैं, साथ ही रहेंगे। जाओ। तांग तांग की आवाज भारी हो गई। उसी क्षण उसकी हथेली में वे गोलियां प्रकट हुई, जिन्हें कभी शियाओ यान ने स्वयं परिष्कृत किया था। वो जानती थी, यदि वो इन्हें निगल ले तो शायद कुछ पल के लिए इस अजगर को रोक सके, भले ही इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। लेकिन तभी 10 रंगों वाले अजगर का विशाल शरीर सिमट गया और एक स्त्री आकृति में बदल गया। वो लापरवाही से आगे बढ़ी और तांग तांग की हथेली से गोलियां छीन ली। इस पर उसकी गंध है, उसने शांत स्वर में कहा। गोलियों से उठती हल्की सुगंध और उनमें समाई 20 से अधिक विचित्र ज्वालाओं की छाप स्पष्ट थी। काई लिन की निगाहें तेज हो गई। स्त्री सहज बुद्धि ने तुरंत बता दिया कि ये लड़की शियाओ यान को जानती है। वो शून्य को चीरती हुई सीधे तांग तांग के सामने प्रकट हो गई। शियाओ यान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? तांग तांग ने कठिनाई से सिर उठाया। हम एक बार मिले थे, एक टीम बनाई थी। वो हमारा कीमियागर था। उसने रुककर जोड़ा। ये गोलियां उसी ने दी थी। काई लिन कुछ क्षण तक उसे देखती रही, फिर उसकी आभा अचानक नरम पड़ गई। तुम लोग जा सकते हो। तांग तांग सब समझ गई। यदि वे शियाओ यान से न मिले होते तो आज उनका अंत यही हो जाता। चलो, उसने साथियों को इशारा किया। कुछ ही क्षणों में वे खुले मार्ग से बाहर निकल गए और मेडुसा मंदिर की भयावता से दूर हो गए। मंदिर के बाहर राजा जुआन लिंग जुआनमिंग की जांच कर रहा था। राहत की बात यह थी कि उसकी चोट गंभीर नहीं थी। फिर भी राजा का मन उथल पुथल में था। मेडुसा वंश में एक डोजियान, उसके होंठ सूख गए। ये सब संतुलन बदल देगा, ये मो ने गंभीर स्वर में कहा। वो जानता था कि अब टकराव का समय नहीं है। मंदिर के भीतर काई लिन ने शून्य की ओर हाथ उठाया। समय नहीं है, उसने ठंडे स्वर में कहा। अंतरिक्ष फटा और एक दरार प्रकट हुई। जाओ। वो बिना हिचकिचाए उसमें प्रवेश कर गई। 10 रंगों वाला अजगर अनिच्छा से उसके पीछे गया। राजा जुआन लिंग ने दूर से ये दृश्य देखा। वे किसी को बचाने जा रहे हैं। उसकी आवाज भारी हो गई। चलो, उसने कहा। मेडुसा कबीले से हिसाब बाद में होगा। लेकिन इन 3 दिनों का क्रम अब पूरी तरह बदल चुका है और मृत्यु एकाकी रेगिस्तान की हवाओं में एक नए युग की आहट धीरे धीरे गूंजने लगी। मेडुसा मंदिर के भीतर हुए उस विनाशकारी विस्फोट की गूंज पूरे मृत्यु एकाकी रेगिस्तान में बिजली की तरह फैल गई। रेत के समंदर में दबी हर चट्टान, हर प्राचीन अवशेष उस कंपन से थरथरा उठा, मानो किसी भूले बिसरे देवता ने नींद में करवट बदल ली हो। मेडुसा की 9 जनजातियों में से एक की सीमा पर एक झुका हुआ बूढ़ा व्यक्ति अपने सर्पशीर्ष दंड पर टिके हुए दूर क्षितिज की ओर देख रहा था। उसकी आंखें संकरी थी, लेकिन उनमें समाया प्रकाश अत्यंत गहरा और पुराना था। बूम, बूम, बूम। विस्फोटों की गूंज जब उसके कानों तक पहुंची तो उसकी पुतलियां अचानक फैल गई। वह दिशा, उसने धीमे स्वर में कहा। मेडुसा मंदिर। एक क्षण के लिए वो मौन हो गया, मानो किसी अदृश्य गणना में डूब गया हो। इतने उतार चढ़ाव के बाद भी क्या वह छोटा लड़का सचमुच सफल हो गया? उसकी आवाज में आश्चर्य था, लेकिन उससे भी अधिक स्वीकृति। मेरे मेडुसा वंश की अनगिनत पीढ़ियां उस मंदिर के रहस्य को न सुलझा सकी।
और आज एक बाहरी, एक जिद्दी बच्चा। बूढ़े ने हल्की हंसी हंसी। शायद अब समय आ गया है। उसने दंड को जमीन पर टेका। मेरा आदेश पहुंचा दो। सर्वोच्च परिषद बुलाई जाए। उसकी आंखों में असाधारण चमक उभरी। अब मेडुसा वंश के लिए राजा चुनने का समय आ गया है। उस आदेश के साथ ही पूरा मेडुसा कबीला हलचल में आ गया। हर सर्पयोद्धा, हर बुजुर्ग, हर रक्त में छुपी स्मृति जानती थी। मेडुसा मंदिर में कुछ जाग चुका है, कुछ ऐसा जो उनकी नसों में बहते प्राचीन रक्त को भी अनजाने में वश में कर ले। उसी समय मृत्यु एकाकी रेगिस्तान के गहरे शून्य में, जहां आकाश और धरती दोनों चकनाचूर हो चुके थे, शियाओ यान और रक्त दानव दूत के ऊर्जा क्लोन के बीच संघर्ष अपने चरम पर पहुंच चुका था। चारों ओर केवल टूटता हुआ अंतरिक्ष, जलती हुई ज्वालाएं और दुष्ट ऊर्जा की गरज थी। यदि शियाओ यान ने पवित्र ज्वाला को ग्रहण न किया होता, यदि लौंगी और शिन्यान की सहायता न मिली होती, तो ये युद्ध बहुत पहले ही समाप्त हो चुका होता और परिणाम केवल मृत्यु होता। फिर भी उसके सामने खड़ा ये रक्त दानव दूत केवल एक ऊर्जा क्लोन था, जिसकी शक्ति किसी अज्ञात प्रतिबंध के कारण 8 सितारा 2D के चरम स्तर तक ही सीमित थी। फिर भी वही शक्ति शियाओ यान के लिए एक पहाड़ के समान थी। धिक्कार है। शियाओ यान ने खून से सने होठों को पोंछते हुए बुदबुदाया और हाफते हुए मुट्ठी भर गोलियां निगल ली। अगर इसका सिर्फ क्लोन ही इतना भयानक है, तो असली रक्त दानव दूत क्या होगा? इतना निराश मत हो। शिन्यान की आवाज उसके मन में गूंजी। इस तल की सीमा उसकी शक्ति को दबा रही है। और याद रखो, मेरी पवित्र ज्वाला कभी 7 सितारा 2D के शिखर पर थी, लेकिन अब उसकी आवाज में हल्की गंभीरता आ गई। अब मेरी शक्ति तुम्हारी शक्ति के बराबर है। इसका कारण तुम्हारे भीतर का फेन जू है। तो शियाओ यान ने दांत भींचते हुए कहा, अगर मैं मजबूत होऊंगा तो तुम भी? हां, शिन्यान ने बिना हिचकिचाए कहा। यही पवित्र ज्वाला आत्माओं का सबसे भयावह पक्ष है। लेकिन इससे पहले कि वे आगे कुछ कह पाते, लौंगी की कमजोर आवाज गूंजी, सावधान, वो अंतिम प्रहार की तैयारी कर रहा है। वास्तव में रक्त दानव दूत का ऊर्जा क्लोन स्थिर हो चुका था। उसके चारों ओर काली दुष्ट ऊर्जा सघन होने लगी। मनुष्य, उसकी आवाज में घृणास्पद शांति थी। तुमने एक 6 सितारा 2D होकर मेरे हमलों का सामना किया। यह तुम्हारी प्रतिभा दर्शाता है। फिर उसकी हंसी गूंजी। लेकिन मेरी जाति केवल ताजे रक्त पर निर्भर रहकर नहीं बची है। उसकी आंखों में लाल चमक उभरी। अगर तुम मेरे काम नहीं आ सकते, तो नष्ट हो जाओ। रक्त दानव स्वर्णिम ऊर्जा, जागो। उसकी भयावह हंसी के साथ ही शियाओ यान ने अपने सीने में कुछ फटता हुआ महसूस किया। वो स्वर्णिम दुष्ट ऊर्जा, जिसे अब तक सील किया गया था, अचानक हिंसक रूप से कांप उठी। वो धाराओं में बदल गई और सीधे उसके आत्मा सागर, डोची सागर और मस्तिष्क पर टूट पड़ी। आह! शियाओ यान ने सिर पकड़ लिया। पीड़ा ऐसी थी मानो कोई उसकी चेतना को चीर रहा हो। उसका अविनाशी शरीर पल भर में बिखर गया। पवित्र ज्वाला और बैंगनी स्वर्ण दुष्ट ऊर्जा उसके भीतर टकराने लगी। पीछे हटो, उसने पूरी शक्ति से गर्जना की और रक्त दानव स्वर्णिम ऊर्जा को जबरदस्ती वापस सीने में धकेल दिया। सील, 10 परतों की ज्वाला सील एक साथ सक्रिय हुई। शियाओ यान हाफते हुए घुटनों पर गिर पड़ा। लेकिन तभी रक्त दानव विस्फोट, ऊर्जा क्लोन के सामने एक काला गोला बना। उसमें असीम रक्तपात और दुष्टता समाई थी। वो प्रहार 8 सितारा 2D को भी मिटा सकता था। शियाओ यान को पहली बार मृत्यु इतनी स्पष्ट दिखाई दी। उसने भीतर की सभी दिव्य ज्वालाओं को विस्फोटित करने की तैयारी की। एक ऐसा विकल्प जिसकी कीमत अकल्पनीय थी। और तभी उसकी जिंदगी, एक ठंडी, परिचित आवाज गूंजी, मेरी है। पूरा शून्य थम गया। शियाओ यान ने ऊपर देखा। 10 रंगों की शक्ति में लिपटी
एक सुंदर आकृति वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में कोई संदेह नहीं था, कोई अनुमति नहीं, सिर्फ अधिकार। काइलिन। शियाओ यान ने अपने बगल में बैठी उस स्त्री को देखा, जिसकी उपस्थिति ही किसी मौन साम्राज्य जैसी थी। वो कुछ नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कह रही थी, फिर भी उसका अस्तित्व पूरे चकनाचूर शून्य पर भारी पड़ रहा था। उसका चेहरा शांत था, भावनाएं भीतर गहराई में छिपी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी ठंडी चमक थी। एक ऐसी रानी की चमक जिसने जीवन और मृत्यु दोनों को बहुत पास से देखा हो। शियाओ यान के शब्द पूरी तरह निकल भी नहीं पाए थे कि काइलिन की दृष्टि अचानक कठोर हो गई। पहले इसे निपटा लेते हैं। उसकी आवाज में कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई उत्तेजना नहीं थी, बस एक अंतिम निर्णय। अगले ही क्षण वह दरार अंतरिक्ष में कदम रख चुकी थी, मानो स्थान और दूरी उसके लिए अर्थहीन हो। क्षण भर बाद पूरा शून्य कांप उठा। काइलिन का शरीर प्रकाश में बिखर गया और उसी प्रकाश से उसका वास्तविक रूप प्रकट हुआ। 10 रंगों की शक्ति से लिपटा हुआ, आकाश को निगलने वाला विशाल अजगर। उसका शरीर इतना विशाल था कि टूटे हुए अंतरिक्ष के टुकड़े उसके चारों ओर तिनकों की तरह बहने लगे। 10 रंगों की शक्ति उसकी हर शल्क से बह रही थी, मानो स्वयं नियम उससे डरकर पीछे हट गए हों। उसकी पूंछ हिली, बस एक बार, और वही एक प्रहार जो किसी साधारण प्राणी के लिए कल्पना से भी बाहर था, रक्त दानव दूत द्वारा बनाए गए उस काले गोले पर टूट पड़ा। कोई टकराव नहीं, कोई विस्फोट नहीं, केवल एक भारी दमनकारी ध्वनि, और वो गोला 2 हिस्सों में बंटकर अस्तित्व से मिट गया। काला कोहरा तितर बितर हुआ। 10 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर, रक्त दानव दूत का ऊर्जा क्लोन फिर से प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहली बार अस्थिरता थी। काइलिन ने बिना किसी रुचि के अपना अजगर रूप त्याग दिया और पुनः मानव आकृति में लौट आई। उसके कदम हल्के थे, चाल शाही, और जैसे ही वो आगे बढ़ी, 10 रंगों की शक्ति उसके चारों ओर सघन हो गई। वो सीधे रक्त दानव दूत के ऊर्जा क्लोन के पास प्रकट हुई। निषिद्ध। उसका जेडसा हाथ हवा में उठा, सिर्फ एक इशारा। 10 रंगों की शक्ति एक साथ सिकुड़ गई और उस क्लोन को जकड़ लिया। वो चीख नहीं सका, हिल नहीं सका, यहां तक कि दुष्ट ऊर्जा भी प्रतिरोध नहीं कर पाई। इस व्यक्ति के बारे में काइलिन की ठंडी आवाज गूंजी और उसकी दृष्टि शियाओ यान पर पड़ी। शियाओ यान ने बिना झिझक उत्तर दिया, उसे मार डालो। अगले ही क्षण 10 रंगों की शक्ति भीतर की ओर ढह गई। कोई संघर्ष नहीं, कोई विलाप नहीं। रक्त दानव दूत का ऊर्जा क्लोन ऐसे कुचला गया जैसे वो कभी था ही नहीं। दूर महान हजार लोकों के बाहरी क्षेत्रों में एक और रक्त दानव दूत ने अचानक सिर उठाया। 10 रंगों वाले स्वर्ग निगलने वाले अजगर का एक और धारक। उसकी आंखों में चेतावनी चमकी। ये बात अनदेखी नहीं की जा सकती, और वो छाया में विलीन हो गया। शून्य में शांति लौट आई। क्या तुम ठीक हो? शियाओ यान ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में थकान थी, दर्द था, और उससे भी अधिक अनकहे भाव। काइलिन ने बाहें मोड़ी और उसे घूर कर देखा। तुम क्या सोचते हो? मेरे पास इसके कारण थे, शियाओ यान ने कहना चाहा, लेकिन काइलिन ने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे तुम्हारे कारणों से कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्द भारी। बस ये याद रखना। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम्हारा जीवन मेरा है। वो वाक्य आदेश नहीं था, धमकी नहीं थी, वो स्वीकृति थी। पीछे से हल्की हंसी गूंजी। हा हा। शियाओ यान, 10 रंगों वाला स्वर्ग निगलने वाला अजगर, अब एक छोटी आकृति में मुस्कराते हुए बोला, रानी जितनी दिखती है उतनी निर्दयी नहीं है। वो तुम्हें हर दिन याद करती थी। काइलिन ने तुरंत पलटकर ठंडी नजर डाली। छोटी 10, चुप रहो। शियाओ यान मुस्करा उठा।
तो तुम वही 7 रंगों वाला स्वग निगलने वाला अजगर हो? और कौन? लिटिल टेन ने गर्व से कहा। शून्य धीरे धीरे अस्थिर होने लगा। ये जगह ढह रही है। काई लिन ने कहा, बाहर चलकर बात करेंगे। वे मेडुसा मंदिर के पास प्रकट हुए। हवा में रेत थी, शक्ति थी और आने वाले तूफान की गंध थी। जो पूछना हो पूछो, काई लिन ने कहा। इस समय वो रानी नहीं लग रही थी, बल्कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कुछ सहा हो। शियाओ यान ने उसे गले लगा लिया। तुमने बहुत सहा है। क्षण भर के लिए काई लिन की कठोरता डगमगा गई। पहले तुम्हारे भीतर की दुष्ट शक्ति दबाते हैं, उसने कहा हल्की सी झिझक के साथ। जब उसने रक्त दानव स्वर्ण ऊर्जा को दबाया, तब उसे भी समझ आ गया, ये शक्ति आसानी से नष्ट नहीं होगी। कम से कम 2 सितारा डो अमर चाहिए, उसने गंभीर स्वर में कहा। दूर दूर से शक्तिशाली आभाएं पास आ रही थी। तुम्हें जाना होगा, काई लिन ने कहा। यहां युद्ध होने वाला है। उसने अंतिम बार शियाओ यान की ओर देखा। याद रखना, तुम्हारा जीवन। उसकी आवाज रेगिस्तान में गूंजी। सिर्फ मेरा है। शियाओ यान मुस्कराया और अगले ही क्षण वो आकाश की ओर उड़ गया, आगे आने वाले युद्धों, देवताओं और भाग्य की ओर। मृत्यु के रेगिस्तान की हवा आज असामान्य रूप से भारी थी। रेत के कण बिना किसी दिशा के उठ रहे थे, मानो स्वयं धरती भी किसी आने वाले निर्णय को महसूस कर रही हो। उसी वीरान विस्तार में 9 महान मेडुसा जनजातियों के नेता एकत्र हो रहे थे। उनके कदम तेज थे, लेकिन चेहरों पर गंभीरता थी। ऐसी गंभीरता जो केवल तब आती है जब इतिहास करवट लेने वाला हो। वृद्ध माता, एक शक्तिशाली नागपुरुष ने चलते चलते पूछा, आप इस तरह बिना रुके मेडुसा मंदिर की ओर क्यों बढ़ रही हैं? क्या कुछ घटा है? वो लिबू था, 9 जनजातियों में से एक का मुखिया, जिसकी शक्ति अंतिम चरण के 8 सितारा डो डी तक पहुंच चुकी थी। सामान्य परिस्थितियों में उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा होता, लेकिन आज उसमें भी एक अनकहा भय छिपा था। नागराज ने बिना रुके उत्तर दिया, जो पूछना नहीं चाहिए उसे मत पूछो। लिबू तुरंत शांत हो गया। वो समझ गया था, जब नागराज और शेफू दोनों इस प्रकार मौन साध लें, तो प्रश्न पूछना स्वयं को संकट में डालने जैसा होता है। उसके चारों ओर मौजूद अन्य जनजाति प्रमुखों की उपस्थिति ही बता रही थी कि आज साधारण सभा नहीं, बल्कि सत्ता का पुनर्जन्म होने वाला है। लेकिन नागराज की आंखों में हल्की सी मुस्कान उभरी। इतना तो स्पष्ट है कि मेडुसा वंश अब पहले जैसा नहीं रहेगा। ठीक उसी क्षण दूर क्षितिज पर 10 रंगों की एक धुंधली चमक उभरी। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो रक्त, वंश और प्राचीन शब्दों से जुड़ी शक्ति थी। हम पहुंचने वाले हैं, सबसे आगे चल रहे शेफू ने धीमे स्वर में कहा। रेगिस्तान के मध्य रेत पर बैठी एक स्त्री अपने हाथों से बालू को यूं ही फिसला रही थी, जैसे ये स्थान उसका निजी उद्यान हो। उसका शरीर शांत था, लेकिन उसके चारों ओर फैली आभा इतनी घनी थी कि हवा तक उसके पास आकर ठहर जाती थी। वो काई लिन थी। मेडुसा वंश के आंतरिक मामलों को सुलझाए बिना वो कहीं नहीं जाने वाली थी। यही उसका वचन था और यही उसका दायित्व। जब शेफू और अन्य लोग उसके सामने पहुंचे, तो दृश्य एक पल के लिए स्थिर हो गया। रेगिस्तान के बीच खड़ी 2 स्त्रियां, दोनों सुंदर, दोनों शांत, लेकिन उनमें से एक के भीतर ऐसी शक्ति थी जिसने सदियों से सोए हुए रक्त को जगा दिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत? लिबू ने गरजते हुए कहा। मेडुसा मंदिर में घुसपैठ करने की? उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नागराज ने उसे रोकने के लिए हाथ उठाया और शेफू ने आंखों से संकेत दिया, उसे आगे बढ़ने दो। शेफू ने जानबूझकर ऊंचे स्वर में कहा, कुछ लोगों को अपनी आंखों से सच्चाई देखनी जरूरी होती है। भीड़ में असंतोष फुसफुसाने लगा। शेफू, तुम क्या कर रही हो? एक बुजुर्ग नेता ने कठोर स्वर में पूछा। शांत रहिए, अंकल मु।
अचानक एक घंटी सी स्पष्ट आवाज गूंजी। 3 रंगों की रोशनी फूट पड़ी। आकाश में एक स्त्री प्रकट हुई। 3 रंगों वाली स्वर्गभक्षी अजगर। उसकी उपस्थिति मात्र से ही कई नेताओं की सांसें थम गई। ये वही रक्तरेखा थी जो मेडुसा वंश की आशा मानी जाती थी। तुम भी आ गई हो। अंकल मुंह का स्वर स्वतः शांत हो गया। 3 रंगों वाली अजगर ने नीचे देखा और उसकी दृष्टि जैसे काई लिन से टकराई। उसके भीतर से एक आदिम भय उभरा। ये दोनों, उसने मन ही मन सोचा, क्यों मेरी आत्मा तक कांप रही है? काई लिन ने आकाश में मौजूद सभी को देखा और तब पूछा, किंगोवा सर्प कहाँ है? उत्तर न मिला। लिबू ने क्रोध में डोची संघनित की। मेडुसा मंदिर में घुसने वालों को केवल मृत्यु मिलती है। काई लिन ने थके स्वर में कहा, ये मक्खियां बहुत शोर करती है। और अगले ही क्षण 10 रंगों की शक्ति फट पड़ी। रेगिस्तान का आकाश कांप उठा। अंतरिक्ष जैसे चीख उठा। एक विशाल प्रकाश स्तंभ उठा, ऐसा कि कई जनजाति प्रमुखों के घुटने स्वतः झुक गए। 3 रंगों वाली अजगर का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो स्वर्गभक्षक अजगर का वास्तविक वंश। शेफू ने आंखें खोली। अब समझे? उसका स्वर भारी था। जिस निर्णय का तुमने विरोध किया, वही आज हमारे वंश का भविष्य है। वो आगे बढ़ी, घुटनों पर बैठ गई। मेडुसा मंदिर की संरक्षक शेफू। उसने सिर झुकाया, महारानी को प्रणाम करती है। पूरा रेगिस्तान स्तब्ध था। कोई बाहरी हमारे वंश का राजा कैसे हो सकता है? किसी ने चीख लगाई। काई लिन ने धीरे से पूछा, आपत्ति है? उसके हाथ में 10 रंगों की शक्ति घूमी। समर्पण करोगे या मिसाल बनोगे? लिबू आगे बढ़ा। एक ही प्रहार। वो सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा, रक्तरंजित, बेहोश। वो जीवित है, काई लिन ने उदासीनता से कहा, बस अचेत। अब कोई नहीं बोला, क्योंकि वे जान चुके थे 10 रंगों वाला स्वर्ग भक्षक अजगर केवल किंवदंती नहीं था, वो उनके सामने खड़ा था। और वही अब मेडुसा वंश की रानी थी। चलिए महारानी, शेफू ने कहा, महल प्रतीक्षा कर रहा है। काई लिन ने शक्ति समेट ली। रेगिस्तान फिर शांत हो गया। पीछे नागराज ने दूर क्षितिज की ओर देखा। शुआनयुआन शाही परिवार। उसने धीमे से कहा, तुम्हारे अच्छे दिन समाप्त हुए। रेत की हवा में एक नए युग की गंध थी। फेंशियांग पेविलियन की अग्नि दीवारों के भीतर समय चुपचाप बह चुका था। 5 वर्ष, 5 पूरे वर्ष बीत चुके थे जब से शियाओ यान और उसके साथियों ने इस महान संप्रदाय में कदम रखा था। इन 5 वर्षों में न जाने कितनी प्रतिभाएं उभरी, कितनी टूट गई और कितनी गुमनामी के अंधेरे में खो गई। फेंशियांग पेविलियन की परंपराएं सख्त थी। हर 7 वर्षों में ही नए शिष्यों को स्वीकार किया जाता था और हर 5 वर्षों में स्वर्ग, पृथ्वी और मानव हॉल के बीच एक भयंकर प्रतिस्पर्धा आयोजित होती थी। यह प्रतियोगिता केवल सम्मान के लिए नहीं होती थी, बल्कि आने वाली सुपर सेक्ट प्रतियोगिता की नींव भी यही रखी जाती थी। जो शिष्य उस महास्पर्धा में भाग लेना चाहते थे, उनके लिए यहां विजय पाना अनिवार्य था। इसी कारण तीनों हॉलों में साधना का वातावरण हमेशा तनाव और महत्वाकांक्षा से भरा रहता था। प्रतियोगिता 2 भागों में बंटी थी, व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा। व्यक्तिगत प्रतियोगिता, वो मंच जहां केवल स्वयं पर भरोसा किया जाता था, जहां कोई छिपाव नहीं, कोई सहयोग नहीं, केवल शक्ति, तकनीक और साहस। ऐसे मंच पर चमकने वाला शिष्य यदि फेंशियांग पेविलियन से बाहर निकले तो न जाने कितने गुट उसे अपने पाले में करने को तैयार हो जाते। लेकिन टीम प्रतियोगिता, वो कहीं अधिक निर्दयी थी। यहां एक व्यक्ति की प्रतिभा पर्याप्त नहीं होती। यहां तालमेल, रणनीति और विश्वास ही निर्णायक होते थे। इसी कारण इस बार टीम स्पर्धा को लेकर उत्साह कहीं अधिक था। मानव हॉल के भीतर शांत वातावरण में मुजुजी आराम से एक चटाई पर बैठी हुई थी।
उसके सामने एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति आदरपूर्वक खड़ा था। तो मुजुजी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो बदमाश शियाओ यान अभी तक लौटा नहीं? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने सिर झुकाया। रेगिस्तानी पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने वालों में से केवल लूदी, मु यिंगेंग, मुफेंग और शियाओ यही बाहर आए हैं। शियाओ यान, अभी तक नहीं। लेकिन उसने क्षण भर रुककर कहा, जो 4 लौटे हैं उनकी शक्ति में असामान्य वृद्धि हुई है। इससे स्पष्ट है कि भीतर उन्हें कोई बड़ा अवसर मिला। मुजुजी की आंखों में गहरी चमक उभरी और उसने महसूस कर लिया था कि बात यही समाप्त नहीं होती। काले वस्त्रधारी ने गहरी सांस ली। रेगिस्तानी पर्वत श्रृंखला पूरी तरह गायब हो चुकी है। वहां मौजूद दुष्ट जाति की सभी आभाएं समाप्त हो गई है। ऐसा लगता है जैसे पूरा क्षेत्र ही निगल लिया गया हो। मुजुजी कुछ पल चुप रही, फिर हंस पड़ी। अगर ऐसा है, उसने कहा, तो इसका शियाओ यान से गहरा संबंध है। वो लड़का नियमों से कभी नहीं बंधा। ठीक उसी क्षण एक चंचल आवाज गूंजी, मास्टर मु, मैं फिर से खेलने आई हूं। एक छोटी सुंदर आकृति हॉल में कूद पड़ी। सफेद पोशाक, लंबे काले बाल और आंखों में शरारत। लिंगजुआन, पृथ्वी हॉल मास्टर की सबसे छोटी बेटी, छोटी चुड़ैल। हा, मुजुजी ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम फिर से शियाओ यान को ढूंढने आए हो? लिंगजुआन ने मुंह फुला लिया। वो अभी भी नहीं लौटा? मुजुजी ने जानबूझकर विषय बदलते हुए कहा, वो एल्डर झू के आदेश पर बाहर गया था। लिंगजुआन झुंझला गई। ग्रैंड मास्टर झू हमेशा उसी का पक्ष लेते हैं। फैनशांग पैवेलियन में और भी कितनी प्रतिभाएं हैं। फिर उसने आंखें सिकोड़ ली। मास्टर मु, कहीं आपने उसे कोई गुप्त औषधि तो नहीं दी? मुजुजी हंस पड़ी। छोटी शैतान, तुम अब 6 स्टार 2D के मध्य स्तर पर हो। लेकिन मुझे शक है कि जब शियाओ यान लौटेगा तो उसकी शक्ति तुमसे कम नहीं होगी। लिंगजुआन चुप हो गई। उसकी आंखों में जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा दोनों झलकने लगे। मैं उससे लड़ना चाहती हूं, उसने मन ही मन कहा। देखना चाहती हूं कि अफवाहें सच है या नहीं। कुछ देर बाद मानव हॉल फिर शांत हो गया। उसी समय फैनशांग पैवेलियन की ओर जाने वाले उस प्राचीन प्रतिबंधित पहाड़ी मार्ग पर एक अकेली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अच्छी, उसने अचानक छींक मारी। मेरे बारे में कौन सोच रहा है? शियाओ यान ने मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में दृढ़ संकल्प जल रहा था। काई लिन सुरक्षित है और उसकी शक्ति अब डो जियान के स्तर पर पहुंच चुकी है। मेडुसा कबीले में उसका रहना ही उचित है। उसने मुट्ठी भींच ली। और मुझे और भी मजबूत होना होगा। कुछ ही क्षणों बाद वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। उसने हाथ की मुद्रा बदली। एक जलता हुआ प्रकाशद्वार प्रकट हुआ। बर्निंग हेवन डोमेन का प्रवेश। उसके भीतर फैनशांग पैवेलियन। शियाओ यान ने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाया। फैनशांग पैवेलियन, मैं लौट आया हूं। और उसी के साथ एक नया अध्याय आरंभ हुआ। चौड़ी पत्थर की सड़क पर 3 आकृतियां कंधे से कंधा मिलाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनके कदमों की ताल में एक अनकहा अहंकार छिपा था, मानो ये मार्ग उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। उन तीनों में से 2 थोड़े पीछे थे, जबकि बीच वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से आधा कदम आगे चल रहा था। यही आधा कदम, यही सूक्ष्म अंतर उनकी हैसियत का संकेत था। सच कहूं तो बाई ओर चल रहे युवक ने होंठ टेढ़े करते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता कि ह्यूमन हॉल के वे लोग आखिर कर क्या रहे हैं। इतने सालों से बस छिपते ही रहते हैं। कायरों का झुंड है। दाहिनी ओर वाला हंसा। उसकी आवाज में तिरस्कार साफ झलक रहा था। उन 5 बास के आवासों में रहने वालों को छोड़ दे तो बाकी सब नाम के शिष्य हैं। उन्हें देखना भी समय की बर्बादी है। बीच में चल रहा व्यक्ति, ये किंग, धीमे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था।
ऐसा आत्मविश्वास जो केवल ताकत से नहीं बल्कि निरंतर जीत से उपजता है, स्वाभाविक है। उसने शांत स्वर में कहा, पृथ्वी हॉल में टिके रहने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं, रीढ़ चाहिए। और ह्यूमन हॉल वालों में वो कमी हमेशा रही है। उसके साथ चल रहे दोनों युवक तुरंत सिर हिलाने लगे। बिल्कुल सही वरिष्ठ भाई, ये आखिर आप पंच सितारा 2D के अंतिम चरण में हैं। आपके सामने ह्यूमन हॉल के वे लोग क्या ही कर पाएंगे? ये किंग के होठों पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। चिंता मत करो, उसने सहजता से कहा। तुम दोनों अभी पंच सितारा 2D के प्रारंभिक चरण में हो, लेकिन जब तक मेरे साथ रहोगे, संसाधन, मार्गदर्शन और अवसर, किसी चीज की कमी नहीं होगी। दोनों के चेहरे तुरंत चमक उठे। चलते चलते उनमें से एक को अचानक कुछ याद आया। वैसे वरिष्ठ भाई, उसने झिझकते हुए पूछा, हमारी पृथ्वी हॉल की वो छोटी राक्षसी, वो बार बार ह्यूमन हॉल क्यों जाती रहती है? ये किंग की भौहें हल्की सी सिकुड़ी। हूं, उसने ठंडी सांस छोड़ी। उसे किसी शियाओ यान नाम के लड़के से अजीब सा जुनून है। शियाओ यान, दोनों ने एक साथ दोहराया। कहते हैं, ये किंग ने अविश्वास भरी हंसी के साथ कहा, कि उस लड़के ने 4 सितारा 2D की ताकत से भूतलोक के जुड़वा भूत सम्राटों को मार दिया। उसने सिर झटक दिया। हास्यास्पद, जुड़वा भूत सम्राट, वे तो उपमंडप प्रमुख के स्तर के थे। भला एक 4 सितारा 2D ऐसा कैसे कर सकता है? तो क्या वो छोटी राक्षसी इस अफवाह पर विश्वास करती है? एक ने संदेह से पूछा। कौन जाने, ये किंग ने कंधे उचकाए। लेकिन मैं उस शियाओ यान को एक बार अपने पैरों तले कुचलना जरूर चाहता हूं। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई। धूप जलाने वाले मंडप में आंतरिक प्रतिस्पर्धा कोई नई बात नहीं थी। ऊपर बैठे लोग सब जानते थे, लेकिन जब तक मौत की रेखा पार न हो, कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। प्रतिस्पर्धा ही मंडप को मजबूत बनाती थी। चलो, ये किंग ने आगे बढ़ते हुए कहा, आज हमें भी साधना करनी है। व्यक्तिगत प्रतियोगिताएं लगभग समाप्त हो चुकी है। अब टीम स्पर्धाएं आने वाली है। तीनों एक विशाल द्वार के सामने आ रुके। पृथ्वी हॉल का प्रशिक्षण क्षेत्र। यहां की साधना गुफाएं पर्वत की गहराई में स्थित थी। जितनी गहराई, उतनी अधिक डोची की सघनता। लेकिन स्थान सीमित थे और हर गुफा चुनौती के अधीन। द्वार पर खड़े 2 बुजुर्गों ने तुरंत पहचान ली। पृथ्वी हॉल का ये किंग। एक ने कहा, पंच सितारा 2D अंतिम चरण, चौथे स्तर की गुफा में प्रवेश की अनुमति। यांग वेन, झिजियांग, दूसरे स्तर की गुफाएं। ये किंग ने आदरपूर्वक प्रणाम किया और आगे बढ़ा ही था कि एक तीव्र झोंका आया। डोची की लहर, इतनी शुद्ध, इतनी भारी कि हवा तक कांप उठी। ये किंग ने तुरंत पीछे हटकर ऊपर देखा। ये, उसकी आंखें चौड़ी हो गई। 6 सितारा 2D। उसी क्षण एक शांत, गूंजती हुई आवाज आई। ये किंग, समय अच्छा है। बर्निंग हेवन डोमेन में कोई प्रवेश कर चुका है। जाकर देखो। आवाज के साथ कोई आकृति नहीं थी। दूसरे वरिष्ठ भाई, ये किंग ने धीमे से कहा। उनकी शक्ति सचमुच और भयावह होती जा रही है। वो बिना देर किए आगे बढ़ा। उसी समय बर्निंग हेवन डोमेन के भीतर एक परिचित आकृति खड़ी थी। शियाओ यान। उसके चारों ओर अग्निरंग आकाश फैला हुआ था। यहां कोई संरचना है। उसके शरीर से अलग होकर निकली पवित्र ज्वाला की आत्मा ने शून्य को देखते हुए कहा, संरचना? शियाओ यान ने पूछा। हां, वो मुस्कुराई। और तुम अभी अभी पवित्र ज्वाला को निगल चुके हो। क्या अपनी ताकत परखना नहीं चाहोगे? शियाओ यान की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने हाथ उठाया। डो च्यूफनी, जाओ। ज्वालायुक्त शक्ति आकाश की ओर दौड़ी और 10 कदम भी नहीं गई थी कि बूम, 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 विस्फोट। पूरा डोमेन कांप उठा। दूर ह्यूमन हॉल की एक लकड़ी की कुटिया में एल्डर जू ने आंखें बंद रखते हुए मुस्कुराया
आ गया, और इस बार इसकी आभा पहले जैसी नहीं है। उसी क्षण ये किंग ने विस्फोट की दिशा देख ली। कोई बर्निंग हेवन डोमेन में घुसा है। उसके कदम तेज हो गए और फेंशियांग पैवेलियन के भीतर, शांत सतह के नीचे, तूफान उठने वाला था। आकाश में गूंजते उस विस्फोट की प्रतिध्वनि अभी पूरी तरह थमी भी नहीं थी कि शियाओ यान ने गहरी सांस ली। बर्निंग इंसेंस पवेलियन की हवा अलग थी। यहां की हर सांस में चेतावनी छिपी रहती थी। हर कंपन किसी न किसी शक्तिशाली अस्तित्व की मौजूदगी का संकेत देता था। ये जरा ज्यादा हो गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ बुदबुदाया, लेकिन उसकी आंखें सतर्क थी। उसके भीतर पवित्र ज्वाला की आत्मा शिन्यान ने तुरंत उत्तर दिया, समझ गया, यहां के लोग साधारण नहीं हैं। शियाओ यान की दृष्टि क्षितिज की ओर गई, जहां से कई धुंधली लेकिन भारी आभाएं उठती महसूस हो रही थी। शिन्यान, उसने गंभीर स्वर में कहा, अभी वापस आ जाओ। ये बर्निंग इंसेंस पवेलियन है, इरादे चाहे जैसे हों। यहां के लोग बेहद खतरनाक हैं। सावधानी ही समझदारी है। हूं। शिन्यान की आवाज में हल्की खिन्नता थी। कितनी झंझट वाली जगह है। फिर जैसे किसी महत्वपूर्ण बात की याद आ गई हो, वो बोली, वैसे प्राचीन ज्वाला शासक की ड्रैगन आत्मा लौंगी रक्त दानव दूत के ऊर्जा क्लोन से लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इस समय वो मेरे उपचार में एकांतवास कर रही है। अगली बार जब वो प्रकट होगी तो उसकी आत्मा शक्ति पहले से कहीं अधिक स्थिर होगी। अच्छा है। शियाओ यान ने सिर हिलाया। उस युद्ध की हर एक झलक अब भी उसकी स्मृति में ताजा थी। लौंगी का बच जाना ही बड़ी बात थी। अगले ही क्षण शियाओ यान ने अपने भीतर की शक्ति को हल्का सा झकझोरा। जैसे ही उसका शरीर कांपा, ज्वाला शक्ति का एक घना प्रवाह अचानक फूट पड़ा। ये ज्वाला पहले जैसी नहीं थी। न वो 23 मिश्रित ज्वालाओं का उग्र कोलाहल थी, नहीं केवल पवित्र ज्वाला की निर्मल चमक। ये कुछ और था, गहराई लिए हुए, दबा हुआ और बेहद खतरनाक। मानो आग के भीतर उदासी की एक महीन परत छिपी हो। गर्र, पूरा बर्निंग हेवन डोमेन अचानक सजीव हो उठा। आकाश कांप गया और उसी आकाश के भीतर एक अदृश्य अग्नि अजगर प्रकट हुआ। वो दिखाई नहीं देता था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि हवा तक सिकुड़ गई। उसकी सर्प जैसी जीभ फुफकारती हुई बाहर आई और उसकी दृष्टि सीधे शियाओ यान पर टिक गई। निर्दय, प्राचीन और विध्वंसक। तो यही है, शियाओ यान ने धीमे से कहा। बर्निंग हेवन डोमेन की वास्तविक परीक्षा। उसकी आत्मा शक्ति तेजी से सक्रिय हुई। हर तरंग, हर कंपन को वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। अकेले इस दबाव को संभालना शायद 7 सितारा 2D के लिए भी आसान न हो। उसने मन ही मन विश्लेषण किया, और ये अभी अपनी पूरी शक्ति दिखा भी नहीं रहा। ये मुझे परख रहा है। अदृश्य अग्नि अजगर ने अचानक मुंह खोला। फुफकार, एक रोंगटे खड़े कर देने वाली ज्वाला आकाश को चीरती हुई सीधे शियाओ यान की ओर बढ़ी। ठीक समय है। शियाओ यान दहाड़ा। उसकी हथेली उठी। पवित्र ज्वाला और विविध ज्वालाओं की शक्ति एक साथ गूंज उठी। उसने उस विनाशकारी ज्वाला को सीधे अपनी हथेली में पकड़ लिया। क्षण भर के लिए पूरा संसार थम गया। फिर ज्वाला कांपी, सिकुड़ी और धुएं के एक छोटे से गुबार में बदलकर उसकी उंगलियों के बीच से फिसल गई। अदृश्य अग्नि अजगर पीछे हटा। जैसा सोचा था, शियाओ यान की आंखों में आत्मविश्वास चमका। पवित्र ज्वाला और विभिन्न ज्वालाओं का संतुलन साधारण अग्नि तत्व साधकों के लिए अजेय है। उसने एक लंबी सांस ली। अगर कभी ये दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे में विलीन हो गए तो मुझसे ऊंचे स्तर के दुश्मन भी अछूते नहीं रहेंगे। लेकिन अगली ही सांस में उसने सिर हिला दिया। वो समय अभी नहीं आया। उसने शक्ति को समेटा और नीचे उतर गया। शियाओ यान के जाते ही बर्निंग हेवन डोमेन शांत हो गया। अदृश्य अग्नि अजगर विलीन हो गया
मानो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। जमीन पर कदम रखते ही शियाओ यान ने अपने भीतर की स्थिति को टटोला। छठे सितारा डोडी, अंतिम चरण। उसने सोचा, लेकिन मेरी वास्तविक युद्ध क्षमता इससे कहीं आगे है। पवित्र ज्वाला के बाद उसका डोची सागर बदल चुका था। जहां सामान्य साधकों का सागर इस स्तर पर सिकुड़ जाता है, वही उसका डोची 100 झांग आकार के उग्र जीवित पशु के रूप में दहाड़ रहा था। यह सामान्य नहीं था, यह असाधारण था। चलो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कदम बढ़ाए। पहले ह्यूमन हॉल लौटते हैं। इसी दौरान 3 आकृतियां सामने से आईं। ये किंग और उसके 2 साथी। उनकी आंखों में जांच थी, संदेह था और एक हल्की सी चुनौती। बड़े भाई, ये किंग ने स्वर संयमित रखते हुए कहा, आप कुछ अपरिचित से लगते हैं। शियाओ यान हंसा। लगता है रास्ता गलत पकड़ लिया। उसने सहजता से कहा, अभी अभी ट्रेनिंग से लौटा हूं। ह्यूमन हॉल? ये किंग ने ध्यान से उसे देखा। सीधे जाओ। फिर उसकी आंखें संकरी हो गई। वैसे, क्या तुमने उस अजनबी को देखा जिसने बर्निंग हेवन डोमेन में घुसपैठ की थी? शियाओ यान ने सिर खुजाया, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं तो मैं ही हूं। तीनों ठिठक गए। तुम? शियाओ यान, वही जो 5 साल से गायब था, वही जिसने जुड़वा भूत सम्राटों को मार डाला? शियाओ यान ने कंधे उचकाए। अगर यहां मेरे नाम का कोई और नहीं है तो हां। वो आगे बढ़ गया। पीछे 3 जोड़ी आंखें एक नए तूफान की आहट महसूस कर रही। शियाओ यान जैसे ही आगे बढ़ा, उसके पीछे हल्की हंसी गूंज उठी। हा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? ये किंग ने ठहाका लगाया। उसकी आवाज में बनावटी सहजता थी। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ही हो। मानव हॉल का वो शियाओ यान। शियाओ यान रुका। उसने पीछे मुड़कर देखा। 3 लोग, लेकिन बीच वाला स्पष्ट रूप से नेता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा से ज्यादा परख थी। और हां, शियाओ यान ने जैसे अचानक कुछ याद कर लिया हो, हल्की मुस्कान के साथ कहा, जिस अजनबी की तुम बात कर रहे थे, जो बर्निंग हेवन डोमेन के ऊपर दिखाई दिया था, वो भी मैं ही था। क्षण भर का सन्नाटा। फिर क्या? ये किंग का शरीर लगभग अनजाने में कांप गया। बर्निंग हेवन डोमेन, वो स्थान जहां शीर्ष 2 डी भी लापरवाही नहीं करते। और सामने खड़ा ये युवक ऐसे लहजे में बोल रहा था जैसे कोई मामूली बात हो। मैंने बस जरा ज्यादा ताकत इस्तेमाल कर ली। शियाओ यान ने कंधे उचकाए। थोड़ा सा नियंत्रण खो गया। ये किंग की आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। अगर ऐसा है, उसने स्वर बदलते हुए कहा, तो वरिष्ठ भाई, आपको हमारे साथ चलना होगा। हमारे दूसरे वरिष्ठ भाई इस समय बर्निंग हेवन डोमेन के प्रभारी हैं। इतनी बड़ी घटना यूं ही छोड़ी नहीं जा सकती। कहाँ चलना होगा? शियाओ यान की आवाज ठंडी हो गई। मैं 5 साल बाद लौटा हूं। अभी अपने मानव हॉल तक भी नहीं पहुंचा और तुम चाहते हो कि मैं कहीं और जाऊं? उसके शब्दों में दबा हुआ असंतोष था। ये किंग के साथ खड़े दोनों शिष्यों ने तुरंत बात संभाली। वरिष्ठ भाई, गलत मत समझिए। उनमें से एक बोला, हम पृथ्वी हॉल से हैं। आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बस थोड़ी सी पूछताछ, फिर आप आराम से मानव हॉल लौट सकते हैं। हूं। शियाओ यान ने हल्की हंसी हंसी। तो ऐसा है। अगले ही पल उसकी आंखों में शरारत चमकी। तो ऐसा करते हैं, उसने शांत स्वर में कहा। तुम तीनों मिलकर मुझ पर हमला करो। तीनों चौंक गए। अगर तुम जीत गए, शियाओ यान ने आगे कहा, तो मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलूंगा। कैसा रहेगा? क्या? छोटे भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है क्या? हम तीनों तुम्हारे खिलाफ? ये किंग ने ठंडी हंसी हंसी। ये तो सीधा सीधा कमजोरों को धमकाना हुआ। भले ही पवेलियन में मुकाबले पूरी तरह वर्जित ना हो, लेकिन अगर ये बात फैली तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो ठीक है,
शियाओ यान ने कंधे उचकाए। मैं जा रहा हूं। वो मुड़ा। रुको। ये किंग की आवाज में अब दबा हुआ गुस्सा था। पृथ्वी हॉल का शिष्य और सामने एक मानव हॉल का युवक। इतना निडर? ये अपमान था। चूंकि तुम वही शियाओ यान हो। ये किंग ने स्वर सख्त किया। तो मैं तुमसे मुकाबला करना चाहता हूं। क्या कहते हो? अरे! शियाओ यान ने आंखें घुमाई। ये बात पहले क्यों नहीं कही? उसने एक कदम आगे बढ़ाया। चलो जल्दी निपटाते हैं। मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूं। ये किंग के चेहरे पर ठंडक छा गई। बच्चे, उसने धीमे लेकिन तीखे स्वर में कहा, कभी कभी जुबान तुम्हें नहीं बचा सकती। शियाओ यान ने उत्तर नहीं दिया। वो पहले ही हमला कर चुका था। बूम! एक साधारण सा मुक्का, लेकिन उसमें समाई शक्ति ने हवा फाड़ दी। ये किंग को बचने का समय ही नहीं मिला। अंतिम क्षण में उसके शरीर पर चांदी सी चमक उभरी। उसने जमीन को छुआ और उछल गया। बाल बाल बचा। बुरा नहीं। शियाओ यान ने सिर हिलाया। प्रतिक्रिया ठीक है, लेकिन ये किंग समझ चुका था। ये युवक गंभीर नहीं हुआ है। फिर भी उसके भीतर छिपी ज्वाला की हल्की सी झलक ने ये किंग के दिल में खतरे की घंटी बजा दी। नहीं, ये किंग ने मन ही मन सोचा, अगर ये यूं ही चला तो मैं हार जाऊंगा। उसकी आंखों में दृढ़ता उभरी। डो ची फट पड़ी। वह डो स्किल इस्तेमाल करने वाला है। दूर खड़े दोनों शिष्य फुसफुसाए। ठीक है, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। देखते हैं। उसके शरीर से हल्की पीली आभा निकली। संत ज्वाला, लेकिन इतनी नियंत्रित, इतनी गहरी कि सामने वाला उसे पहचान ही न सका। छोटे भाई, ये किंग ने दोनों हाथ उठाए। बड़ों का सम्मान करना सीखो। आकाश गड़गड़ाया। थंडर रोर पर्ल, बिजली से भरा एक गोला उसके हाथों से छूटा। यह निम्न स्तरीय अमर डो स्किल था। घातक। अब गया। दूर से किसी ने बुदबुदाया। लेकिन अच्छा समय है। शियाओ यान हंसा। उसका शरीर संत ज्वाला से घिर गया और वह सीधे उस बिजली के गोले से टकरा गया। बूम! धमाका हुआ। पर अगले ही पल सन्नाटा। न कोई लाश, न कोई चीख। ये किंग की आंखें फैल गई। शियाओ यान खड़ा था और उसके मुंह में वो थंडर रोर पर्ल समा चुका था। स्वाद ठीक ठाक है, उसने लापरवाही से कहा। पागल! ये किंग बुदबुदाया। ये आदमी पागल है। पृथ्वी हॉल। शियाओ यान ने पीछे मुड़ते हुए कहा। बस इतना ही? याद रखना। उसकी आवाज में चेतावनी थी। हमारा मानव हॉल कोई नरम फल नहीं है। वो चल पड़ा। तभी कृपया रुकिए महोदय। एक मधुर स्वर गूंजा। क्या आप बर्निंग हेवन डोमेन के विषय में कुछ स्पष्टीकरण देंगे? हवा में नए तूफान की आहट थी। जियाओ यान अभी मुड़ ही रहा था कि उसके कदम अचानक रुक गए। हवा में कुछ बदला बदला सा था। एक नई आभा, शांत लेकिन बेहद गहरी। वो आभा अचानक ये किंग के बगल में उभरी, मानो वहां पहले से मौजूद हो और अभी अभी स्वयं को प्रकट किया हो। उसी क्षण ये किंग के शरीर पर छाई अस्थिरता शांत हो गई। उसके भीतर उथल पुथल मचा रही ज्वालादाब जैसे किसी अदृश्य हाथ ने दबा दिया हो। जियाओ यान की भौहें हल्की सी उठीं। इतनी तेज? उसने मन ही मन सोचा। उसने बिना किसी हड़बड़ी के चारों ओर नजर घुमाई। उसकी आंखों में ठंडक उतर आई और उसके शरीर से एक अदृश्य तरंग धीरे धीरे फैलने लगी। ऐसी तरंग जो चेतावनी नहीं, बल्कि सीधा संकेत थी। बाहर आओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें दबाव था। वरना मैं खुद कदम उठाऊंगा। ये कोई धमकी नहीं थी। ये एक तथ्य था। उसकी मौजूदा शक्ति को देखते हुए संत ज्वाला का उपयोग किए बिना भी वो किसी शीर्ष 6 सितारा डो डी को रोक सकता था। और ये किंग के रवैये से वो पहले ही समझ चुका था कि ये टकराव सिर्फ अहंकार का था,
जानलेवा संघर्ष का नहीं। इसलिए उसने अब तक केवल चेतावनी दी थी। तभी, क्या आप ह्यूमन हॉल के शियाओ यान हैं? एक कोमल लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजी। अगले ही क्षण सफेद वस्त्रों में लिपटी एक युवती सबके सामने प्रकट हुई। जियाओ यान की नजर उस पर पड़ी और पहली बार उसके भाव बदले। वो युवती असाधारण रूप से सुंदर नहीं थी कि संसार उलट दे, लेकिन उसकी उपस्थिति अलग थी। शांत, संतुलित और भीतर से अजीब सी जीवंत। सफेद वस्त्र उसके सुडौल शरीर पर सहजता से लिपटे थे। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में उलझन की झलक, मानो वो सामने खड़े व्यक्ति को समझने की कोशिश कर रही हो। वरिष्ठ बहन लिंगजुआन, ये किंग ने लगभग राहत की सांस ली। उसका लहजा तुरंत बदल गया। आखिरकार पृथ्वी हॉल की छोटी चुड़ैल यही तो थी। प्रतिभा, शक्ति और पहचान, तीनों में बेजोर। मैं शियाओ यान हूं। जियाओ यान ने सीधे कहा। क्या बात है, आप मुझे ढूंढ रही थी? उसका स्वर ठंडा था, लेकिन अशिष्ट नहीं। बस दूरी बनाए हुए, कुछ खास नहीं, लिंगजुआन ने हल्के से कहा। उसकी निगाहें जियाओ यान पर टिकी रहीं। मैं सिर्फ ये देखना चाहती थी कि ह्यूमन हॉल का शियाओ यान, जिसके बारे में इतनी बातें होती हैं, वाकई वैसा ही है या नहीं। उसकी भौहें जरा सी हिली। आखिर जुड़वा भूत सम्राटों को मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो हो नहीं सकता। उस पल लिंगजुआन ने स्वयं महसूस किया डर, हल्का सा, लेकिन वास्तविक। तो जियाओ यान ने पूछा, देख लिया आपने, अब कैसा लगा? तुम उतने भयानक नहीं लगते। लिंगजुआन ने जानबूझकर हल्के लहजे में कहा, जितना लोग कहते हैं। वो उसे उकसाना चाहती थी। ओह, वो अचानक आगे बढ़ी। वैसे व्यक्तिगत मुकाबले खत्म हो चुके हैं। क्यों ना तुम और मैं एक दूसरे से लड़े? उसकी मुट्ठियां हल्के से भींच गई। उत्साह साफ था। मैं मना करता हूं, जियाओ यान ने बिना सोचे कहा। लिंगजुआन ठिठक गई। तुम मना कर रहे हो? उसकी आवाज में अविश्वास था। तुम जानते हो मैं कौन हूं? नहीं, जियाओ यान ने लापरवाही से कहा। और जानने में दिलचस्पी भी नहीं। वो मुड़ा। मेरे पास बचकाने खेलों का समय नहीं है। इतना कहकर वो 5 बांस निवास की ओर चल पड़ा। ततुम, लिंगजुआन का चेहरा लाल पड़ गया। उसने ऐसा अपमान कभी नहीं झेला था। पृथ्वी हॉल में वो राजकुमारी सी थी, और यहां पूरी तरह नजरअंदाज। वरिष्ठ बहन, रहने दीजिए, ये किंग ने जल्दी से कहा। मैं उसकी ताकत समझ ही नहीं पाया। लेकिन मुझे परवाह नहीं, लिंगजुआन ने गुस्से में कहा। मैं उसे ये एहसास जरूर दिलाऊंगी कि घमंड का नतीजा क्या होता है। वो पलटकर चली गई। दूर जियाओ यान बिना रुके चलता रहा। उसके मन में कोई हलचल नहीं थी। 5 बांस निवास के आंगन में शांति थी। अब तक क्यों नहीं लौटा? मु फेंग ने बेचैनी से कहा। चुप रहो, लू दी ने टोका। उसके साथ कुछ नहीं होगा। 5 साल, मु यिंगेंग ने धीमे से कहा। संत ज्वाला को निगलना आसान नहीं होता। लिटिल यी बाहर की ओर देख रहा था। मेरे बड़े भाई ठीक है, उसने आत्मविश्वास से कहा। मैं महसूस कर सकता हूं। तभी देखो, वो आ गया। एक भारी शासक तलवार के साथ एक आकृति धीरे धीरे भीतर आई। काफी समय हो गया। एक परिचित आवाज गूंजी। सब लोग, मैं वापस आ गया हूं। आंगन में मौन टूट गया। बड़े भाई, मुझे पता था कि आप ठीक है। जैसे ही वो परिचित आवाज गूंजी, शियाओ यी सबसे पहले आगे बढ़ी। उसकी आंखों में राहत थी, खुशी थी, और वो निश्चिंतता थी जो केवल तब आती है जब कोई अपना मृत्यु के साए से लौट आता है। अगले ही पल वो शियाओ यान से जा टकराई, और दोनों ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। उस गले मिलने में शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। 5 साल की दूरी, अनगिनत खतरे और अनकहे डर,
सब कुछ उसी क्षण में पिघल गया। कैसा रहा? शियाओ यी ने अलग होते हुए पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी कंपी थी। सफल रहा, शियाओ यान ने शांत स्वर में कहा। उसने अपनी हथेली खोली। एक मिट्टी पीली लौ, बेहद शांत लेकिन असहनीय रूप से भारी, धीरे धीरे उसकी हथेली के ऊपर प्रकट हुई। उसी क्षण आंगन का तापमान अचानक बढ़ गया। हवा कांपने लगी और आसपास की जगह में हल्का सा विक्षोभ पैदा हो गया, मानो अंतरिक्ष स्वयं उस शक्ति को सहन करने की कोशिश कर रहा हो। ये शियाओ यी की पुतलियां सिमट गई। पवित्र ज्वाला, 35वें स्थान की पवित्र ज्वाला, शियाओ यान ने धीरे से कहा। ज्वाला को स्वर्ग चट्टान। शब्द साधारण थे लेकिन अर्थ भयानक। लेकिन शियाओ यी की नजर अचानक बदल गई। तुम्हारे भीतर कुछ ठीक नहीं लग रहा। उसका स्वर गंभीर हो गया। पवित्र ज्वाला और तुम्हारी मूल ज्वालाएं, वे एक दूसरे से टकरा रही हैं। उसने तुरंत पहचान लिया। शियाओ यान ने हल्की सी सांस छोड़ी। हां, पूरी तरह मेल नहीं खा रही। अगर मैंने उन्हें अलग अलग न संभाला होता तो वे मेरे भीतर ही विस्फोट कर जाती। तो फिर शियाओ यी ने भौहें सिकोड़ ली। समय लगेगा, शियाओ यान ने कहा। बहुत समय। उसी पल मु फेंग अचानक पास आ खड़ा हुआ। वो देर तक शियाओ यान को घूरता रहा, मानो किसी अनजाने राक्षस को देख रहा हो। तुम्हारी आभा, वो बुदबुदाया, पहले जैसी नहीं है। मु फेंग स्वयं पंच सितारा डो डी के अंतिम चरण में था, लेकिन इस समय शियाओ यान के सामने खड़े होकर उसे एक दबाव महसूस हो रहा था। ऐसा दबाव जो उसने रेगिस्तानी पर्वत श्रृंखला से लौटते समय कभी महसूस नहीं किया था। किस्मत ने साथ दिया, शियाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। 6 सितारा डोडी? अब तक चुप रहे लू डी ने अचानक पूछा। लगभग, शियाओ यान ने संक्षेप में जवाब दिया। मु फेंग का चेहरा बदल गया। तो फिर तुम्हारा डो डी ट्रिब्यूलेशन किस तरह का था? उस एक सवाल ने वातावरण को ठंडा कर दिया। डो डी ट्रिब्यूलेशन? शियाओ यान का दिल अचानक धड़कना भूल गया। उसने महसूस किया वो कभी भी डो डी ट्रिब्यूलेशन से नहीं गुजरा था। कोई बिजली, कोई जीवन मृत्यु की परीक्षा, कोई स्वर्गीय दंड, कुछ भी नहीं। ये मु फेंग की आंखें फैल गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ट्रिब्यूलेशन के बिना ही 6 सितारा डो डी हासिल कर लिया? कमरे में सन्नाटा छा गया। ये सामान्य बात नहीं थी। ये असंभव थी। जब मैंने पवित्र ज्वाला को निकला, शियाओ यान ने धीरे धीरे कहा, संभव है कि रेगिस्तानी पर्वत श्रृंखला के रहस्य या स्वयं पवित्र ज्वाला की शक्ति ने ट्रिब्यूलेशन को ढक दिया हो। उसने स्वयं भी यही मानकर मन को समझाया था। लेकिन अजीब, उसके भीतर स्थित हार्ट फ्लेम ने भी भ्रमित स्वर में कहा, यह तर्क अधूरा है। 6 सितारा डो डी बनने पर। मु यिंगेंग ने गंभीर स्वर में कहा, जीवन और मृत्यु की शक्ति जन्म लेती है, वही असली विभाजन रेखा है। उसने ध्यान से शियाओ यान को देखा। लेकिन तुम्हारे भीतर जीवन मृत्यु की शक्ति का कोई चिन्ह नहीं है। उस पल शियाओ यान के चेहरे का रंग बदल गया, क्योंकि वह जानता था मु यिंगेंग गलत नहीं थी। 6 सितारा डो डी का असली अर्थ ही यही था, ट्रिब्यूलेशन से गुजरना, जीवन और मृत्यु की शक्ति को जन्म देना। और उसके भीतर वो शक्ति मौजूद ही नहीं थी। तुम्हारा ट्रिब्यूलेशन का इस तरह गायब होना, शियाओ यी ने गहराई से कहा, खुद में एक रहस्य है। शियाओ यान ने आंखें बंद की, फिर खोली। मैं एल्डर झू से बात करूंगा, उसने कहा। अभी हमारे पास अंदाजों के अलावा कुछ नहीं। बाकी सबने सिर हिला दिया। खैर, लू डी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, वापस आना ही काफी है। हां, मु फेंग ने जोड़ा। और वैसे भी इन 5 सालों में जुआन सांत यान में बहुत कुछ बदल गया है। बताओ, शियाओ यान ने कहा। जुआनलिंग शाही परिवार, मु फेंग ने धीरे धीरे कहा। ड्रैगन स्लिंग लीजन का उपकमांडर
कई शीर्ष शक्तियां और स्वयं जुआनलिंग राजा सब गायब है। पूरी तरह शियाओ यान की आंखें सख्त हो गई। हाँ, ऐसा लगता है जैसे वे कहीं गए और लौटे ही नहीं। लोग कह रहे हैं, मु फेंग ने आगे कहा, कि जुआनलिंग शाही परिवार अब बदलाव के कगार पर है। और भूतलोक? शियाओ यान ने तुरंत पूछा। परगेटरी हॉल ने कई भूतलोक साधकों को मारा, मु फेंग बोला, लेकिन उन्हें एक बड़ा अंतर मिला है। संदेह है कि भूतलोक पहले ही जुआन शांत यान में प्रवेश कर चुका है। शियाओ यान चुप हो गया। सब कुछ आपस में जुड़ता जा रहा था, और सभी सुपर संप्रदाय, मु फेंग ने अंत में कहा, 2 साल बाद होने वाली सुपर सेक्ट प्रतियोगिता के लिए प्रतिभाओं का चयन कर रहे हैं। तो शियाओ यान ने धीरे से कहा, हमारे बर्निंग इंसेंस पवेलियन की प्रतियोगिता? वह रुका, क्योंकि उसे याद आया बर्निंग हेवन डोमेन के नीचे कही गई बातें। व्यक्तिगत प्रतियोगिता। वो सोच में पड़ गया। क्या वह खत्म हो चुकी है? कमरे में धीरे धीरे शांति उतर आई थी। बाहर बर्निंग इंसेंस पवेलियन की रात शांत थी, लेकिन शियाओ यान के भीतर विचारों का तूफान उठ चुका था। दिए की हल्की लौ दीवारों पर कांपती परछाइयां बना रही थी, और उसी कांपती रोशनी के बीच शिन यान धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। हे बच्चे, उसकी आवाज में शरारत थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि लड़कियों के मामले में तुम्हारी किस्मत इतनी तेज निकलेगी। शियाओ यान ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं आई। मजाक बाद में, उसने शांत लेकिन सख्त स्वर में कहा, अभी मुझे सच्चाई चाहिए। शिन यान का भाव बदल गया। वो शरारत एक पल में गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। तो तुम्हें भी वही महसूस हुआ? उसने गंभीरता से कहा, मु यिंगिंग। शियाओ यान बोला, उसके भीतर पवित्र ज्वाला है। लेकिन वो रुका। लेकिन मैंने उसमें पवित्र ज्वाला आत्मा को महसूस नहीं किया। कमरे में सन्नाटा फैल गया। शिन यान की आंखें सिकुड़ गई। असंभव, उसने बिना हिचक कहा। हर पवित्र ज्वाला के पास आत्मा होती है। उसका स्वर दृढ़ था, अटल, क्योंकि हम ही पवित्र ज्वाला है, और पवित्र ज्वाला ही हम है। शियाओ यान का माथा सिकुड़ गया। तो फिर उसके पास क्यों नहीं है? उसने धीमे स्वर में पूछा। यही कारण है, शिन यान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कि यह मामला साधारण नहीं है। वो कुछ क्षण चुप रही, मानो शब्दों को चुन रही हो। अगर मेरा अनुमान सही है, उसने धीरे धीरे कहा, तो मु यिंगिंग के बारे में केवल 2 ही संभावनाएं हैं। कौन सी? शियाओ यान का स्वर तेज हो गया। पहली, शिन यान ने कहा, उसके भीतर की पवित्र ज्वाला इतनी शक्तिशाली है कि उसका मानव शरीर उसे सहन नहीं कर सकता। इसलिए उसकी आवाज और गहरी हो गई। किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व ने उस पवित्र ज्वाला को सील कर दिया है। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। सील? हां, शिन यान ने सिर हिलाया। जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ेगी, सील धीरे धीरे खुलेगी। लेकिन उसका स्वर सख्त हो गया। हर बार सील खुलना उसके लिए जानलेवा हो सकता है, क्योंकि यदि सील खुलते समय वो तैयार नहीं हुई, तो पवित्र ज्वाला उसे भीतर से जला डालेगी। शियाओ यान की मुट्ठी अनजाने में भींच गई, और यदि वो इस प्रक्रिया में सफल हो गई, शिन यान की आवाज अचानक धीमी हो गई, तो वो सीधे पवित्र ज्वाला आत्मा को आत्मसात कर लेगी। उस समय उसने गंभीरता से कहा, वो एक सच्ची पवित्र ज्वाला बन जाएगी। शियाओ यान ने लंबी सांस ली। तो यही पहला रास्ता है, उसने बुदबुदाया। बेहद खतरनाक, लेकिन असंभव नहीं। और दूसरा? उसने तुरंत पूछा। शिन यान कुछ देर चुप रही, फिर बोली, दूसरा रास्ता, मैं खुद भी उस पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना चाहती। कमरे की हवा भारी हो गई। प्रकृति में, शिन यान ने कहा, हर वस्तु की आत्मा होती है। जादुई पशु, पवित्र ज्वालाएं, यहां तक कि पर्वत, रेत और पेड़ भी। और आत्माओं के लिए, उसने धीरे धीरे कहा,
एक अंतिम विकल्प होता है, रूपांतरण। शियाओ यान चौंक गया। रूपांतरण? हाँ। शिन यान ने सिर हिलाया। पुनर्खेती। वो आगे बढ़ी। डो जियान स्तर तक पहुंचने के बाद आत्माएं ये चुन सकती है कि वे आत्मा के रूप में साधना जारी रखें या मनुष्य बन जाए। लेकिन उसका स्वर और कठोर हो गया। मनुष्य बनने की कीमत होती है। पूरा जादुई स्वरूप नष्ट हो जाता है। सारी पुरानी शक्ति गिर जाती है। यहां तक कि डो जियान भी घटकर एक सितारा डो डी बन जाता है। तो फिर कोई ऐसा क्यों करेगा? शियाओ यान ने धीमे से पूछा। शिन यान की आंखों में अजीब सी चमक आई। क्योंकि मनुष्य, उसने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से मुक्त होकर आगे बढ़ सकते हैं। हम आत्माएं हर उन्नति पर स्वर्गीय दंड झेलती है, लेकिन मनुष्य, वे देवता बन सकते हैं। अमर, अपरिवर्तनीय। कमरे में एक अजीब सी ठंड उतर आई। तुम कहना चाह रही हो? शियाओ यान की आवाज धीमी लेकिन भारी थी कि मु यिंगिंग। उसने शब्दों को पूरा नहीं किया। शिन यान ने उसकी ओर देखा। हां, उसने शांत स्वर में कहा, संभव है। वो मूल रूप से एक पवित्र ज्वाला आत्मा थी और उसने मनुष्य बनकर पुनर्खेती चुनी। उस क्षण शियाओ यान के भीतर एक साहसिक विचार जम ले चुका था। एक ऐसा अनुमान जो यदि सच निकला तो न केवल मु यिंगिंग बल्कि पूरा बर्निंग इंसेंस पवेलियन और शायद पूरा जुआन सांतियान कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। द फ्लेम एम्परर गॉड आर्क। जब अनुमान सत्य के बहुत करीब पहुंच जाए, तब वो केवल विचार नहीं रहता, वो भाग्य को हिला देने वाली चेतावनी बन जाता है। एक पवित्र ज्वाला जिसकी कोई आत्मा दिखाई नहीं देती। एक स्त्री जिसका अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से टकराता है। क्या वो सिलबन शक्ति है या एक आत्मा जो मनुष्य बन चुकी है? अगर ये दूसरा सत्य हुआ तो ये केवल रहस्य नहीं, बल्कि पूरे साधना संसार की नींव को चुनौती है। पुनर्खेती, शक्ति को त्याग कर, अमरता का जुआ, देवताओं के दंड से बचने की सबसे खतरनाक चाल। और अगर शियाओ यान का अनुमान सही निकला, तो इसका अर्थ है कि उसके सामने खड़ी ये दुनिया जितनी दिखाई देती है, उससे कहीं ज्यादा झूठी है। अब ये कहानी सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं रही। यह है देवताओं और आत्माओं की साजिश। यह है ज्वाला सम्राट के ईश्वर पद की शुरुआत। अगला कदम या तो सत्य का विस्फोट होगा या फिर एक देवस्तरीय विनाश। द फ्लेम एम्परर गॉड इज अवेकनिंग। अगला अध्याय साधना नहीं, सच्चाई फाड़ देगा। एक पवित्र ज्वाला जो इंसान बन चुकी है। एक अनुमान जो देवताओं को भी बेचैन कर देगा। इस बार लड़ाई बाहर नहीं, अस्तित्व के अंदर होगी। अगर ये सच निकला तो पूरा साधना संसार झूठ पर टिका है। देवता जागेंगे, आत्माएं कांपेंगी और ज्वाला सम्राट ईश्वर पद पर पहला कदम रखेगा। नेक्स्ट एपिसोड ट्रूथ प्लस डिस्ट्रक्शन। मिस मैट करना, ये आंक इतिहास बनाएगा।